वेलकम टू कीमो विजार्ड। तो यार हम बात कर रहे थे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब तक हमने देखा कि हमारे पास वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो आईआर एक्टिव होंगे या फिर हम कहें वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी मॉलिक्यूल में आखिर वाइब्रेशंस किस तरीके से होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हुक्स लॉ क्या होता है। उसके बाद हमने बात की हार्मोनिक ऑसिलेटर की। हमने देखा कि आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि अगर हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है जो वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी अगर वो एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेव कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है जो वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स क्या होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जीरो पॉइंट एनर्जी की। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास जो एनर्जी निकल के आई थी किसी भी वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल की, वो मेरे पास निकल के आई थी ई वाइब्रेशनल इक्वल टू वी प्लस 1/2 एच ओमेगा ऑफ ऑसिलेशन। या फिर इसी को जब हमने जूल से सेंटीमीटर इन्वर्स में चेंज किया था तो ये एनर्जी जो हमारे पास निकल के आई थी वो मेरे पास निकल के आई थी एप्सिलॉन ऑफ वाइब्रेशन इक्वल टू v प्लस 1/2 ओमेगा बार ऑफ ऑसिलेशन। मैं यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम जब बात कर रहे हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो जो मॉलिक्यूल होगा हमारा, जब वो वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म करेगा तो उसमें ऑसिलेशंस होंगे। सो हमारे पास जो एप्सिलॉन वाइब्रेशनल का फॉर्मूला आया था वो आया था हमारे पास v प्लस 1/2 ओमेगा बार, जो कि था हमारा सेंटीमीटर इन्वर्स में। यहाँ पे जो हमारे पास v था इसे हम कहते थे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, जिसकी जो वैल्यूज़ थी वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती थी। तो चलिए अब हम ये कोशिश करते हैं कि हम v की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं इस फार्मूले में और देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स निकल के आएंगे किसी वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स के लिए वो क्या निकल के आएगी। तो हम चलिए एक काम करते हैं, हम लोग v इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं एनर्जी क्या निकलेगी, v इक्वल टू 1 के लिए क्या निकलेगी, v इक्वल टू 2 के लिए क्या निकलेगी और v इक्वल टू 3 के लिए एनर्जी क्या निकलेगी। पहले हम इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को निकाल लेते हैं। इसके बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं कि ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आखिर डिफरेंट v की वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट एनर्जी लेवल्स क्या होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच का गैप क्या होगा। सो अगर मैं इस फार्मूले में v इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा क्या, मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस 1/2 ओमेगा बार, यानी मेरे पास 1/2 ओमेगा बार निकल के आएगा। इसी तरह जब मैं इस फार्मूले में v इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस 1/2 ओमेगा बार, यानी ये मेरे पास हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 3/2 ओमेगा बार। इसी तरह जब मैं इस फार्मूले में v इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 2 प्लस 1/2 ओमेगा बार इक्वल टू 5/2 ओमेगा बार। इसी तरह जब मैं v इक्वल टू 3 पुट करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 3 प्लस 1/2 ओमेगा बार, ये हो जाएगा मेरे पास 7/2 ओमेगा बार। तो मेरे पास जो डिफरेंट एनर्जीज़ निकल के आई हैं या फिर मैं कहूँ जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स निकल के आए हैं वो मेरे पास निकल के आए हैं। v इक्वल टू 0 के लिए मेरे पास जो एनर्जी है वो है 1/2 ओमेगा बार, और जो मेरे पास एनर्जी है v इक्वल टू 1 के लिए वो मेरे पास 3/2 ओमेगा बार है। v इक्वल 2 के लिए हमारे पास 5/2 ओमेगा बार है और v इक्वल टू 3 के लिए 7/2 ओमेगा बार है। तो चलिए अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं या फिर हम कहें कि हम एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास अगर v की वैल्यू 1 है तो हमारे पास, या v की वैल्यू 0 है तो हमारी एनर्जी क्या होगी, या v की वैल्यू जब 1 है तो एनर्जी क्या होगी। तो मैं इस एक्सिस पे इंक्रीजिंग एनर्जी रख रहा हूँ। तो अगर मेरी v की वैल्यू 0 है तो मेरे पास जो एनर्जी निकल के आई है वो मेरे पास है 1/2 ओमेगा बार। जब मेरी v की वैल्यू 1 है तो मेरे पास जो एनर्जी निकल के आई है वो है मेरे पास 3/2 ओमेगा बार। इसी तरह जब v की वैल्यू 2 है तो मेरे पास जो एनर्जी निकल के आई है वो है मेरे पास 5/2 ओमेगा बार। और जब v की वैल्यू जब मेरे पास 3 है तो मेरे पास जो एनर्जी निकल के आई वो है मेरे पास 7/2 ओमेगा बार। तो इस तरीके से हमारे पास जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं किसी भी वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स के लिए वो होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स हैं तो उन दोनों सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप होगा या फिर हम कहें एनर्जी गैप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं यहाँ से पहला एनर्जी लेवल ले रहा हूँ और
जीरो वाला एनर्जी लेवल ले रहा हूँ, यानी कि एक ग्राउंड एनर्जी लेवल ले रहा हूँ और एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ले रहा हूँ। उसमें हम देखते हैं कि एनर्जी गैप हमारे पास क्या निकल के आएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी एप्सिलॉन 1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास 3/2 है, और जो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है वो मेरे पास 1/2 ओमेगा बार है। यहाँ पे भी सॉरी ओमेगा बार छूट गया मेरा यहाँ पे। सो हमारे पास जो डेल्टा एप्सिलॉन की वैल्यू मेरे पास आएगी वो हो जाएगी मेरे पास E1 माइनस E0। ये मेरे पास 3/2 ओमेगा बार माइनस 1/2 ओमेगा बार, ये मेरे पास निकल के आएगा 2/2 ओमेगा बार, यानी कि 1, या फिर मैं कह सकता हूँ उसको ओमेगा बार। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास जो पहले और जीरोथ या फिर हम कहें ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड बीच में जो एनर्जी गैप निकल के आया वो मेरे पास निकल के आया है ओमेगा बार। इसी तरह अगर मैं बात करूँ फर्स्ट और सेकंड के बीच में तो वो मेरे पास हो जाएगा एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 2 के मेरे पास वैल्यू 5/2 ओमेगा बार है, और एप्सिलॉन 1 की जो मेरे पास वैल्यू है वो 3/2 ओमेगा बार है। ये भी मेरे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 2/2 ओमेगा बार, यानी कि ओमेगा बार। इसी तरह मैं बात करूँ सेकेंड और थर्ड एनर्जी लेवल की तो वो मेरे पास होगा एप्सिलॉन 3 माइनस एप्सिलॉन 1। ये मेरे पास हो जाएगा 7/2 ओमेगा बार, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, माइनस 5/2 ओमेगा बार। सो ये मेरे पास जो निकल के आएगा वो मेरे पास निकल के आएगा 2/2 ओमेगा बार, यानी कि ओमेगा बार। तो यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पता चल रही है कि जितने भी एनर्जी लेवल्स होते हैं मेरे, उन सब के बीच में जो एनर्जी गैप निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ओमेगा बार, यानी कि 0 और 1 के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो भी ओमेगा बार ही होगा। 1 और 2 के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो भी ओमेगा बार होगा, और 2 और 3 के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो भी ओमेगा बार होगा। तो ये एक पॉइंट है जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से अलग करता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आपको याद हो तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स थे उनके बीच में जो गैप था वो हम जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे थे वो हमारे पास इंक्रीज़ करता जाता था। अगर आपको याद हो तो अगर जब हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की थी तो हमारे पास जो दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप आया था वो मेरे पास आया था 2BJ+1। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी स्टेट की बात करूँ या फिर पहले या फिर दूसरे की बात करूँ तो मेरे पास जो गैप होगा वो पहले 2 भी होता था, फिर 4 भी। इसी तरह जो गैप था वो मेरे पास 2 के मल्टीपल्स में इंक्रीज़ करता जाता था। लेकिन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि अगर हम बात करें हार्मोनिक ऑसिलेटर की तो हमारे पास जो एनर्जी गैप होता है किसी भी दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में वो हमेशा ही सेम रहता है। याद रखिएगा मैं यहाँ पे सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर को लेके चल रहा हूँ। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर एक आइडियल केस है। ये ऐसा केस है ये एक ऐसा केस है कि हम इसमें मान के चलते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे साइंस उसे बिहेव करवाना चाहती है। जब हम बात करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल की, यानी हम बात करेंगे अनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स की, तो उसमें जो चीज़ें होंगी वो हमारी बदल जाएंगी। तो आइए अब हम इसका एक कर्व प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वाला जो मेरे पास ग्राफ है ये हमें शो करता है कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स क्या हैं। तो अब हम एक इसका दूसरी तरीके से भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो ग्राफ कैसा होगा। तो चलिए एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो कोई मॉलिक्यूल है जो वाइब्रेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स क्या होंगे। तो अगर आपको याद हो जब हमने पहली वीडियो की थी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो उसमें हमने एक मॉलिक्यूल एज्यूम किया था जो हमारे पास था HCl का। उसमें हमने देखा था कि जब हमारा मॉलिक्यूल नॉर्मल स्टेट में होता है, जब उसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहे होते हैं, तो उसमें जो दोनों एटम्स होते हैं यानी H और Cl के जो दोनों एटम्स थे वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे प्रेजेंट थे। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहने का मतलब मेरा वहाँ पे ये था कि उस डिस्टेंस पे जो मेरे H और Cl के बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स थे वो इक्वल थे, और उस जो मॉलिक्यूल था मेरा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो मिनिमम थी। फिर हमने देखा था कि जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। तो हमें जो एक ग्राफ मिला था वो कुछ वी शेप्ड ग्राफ मिला था कुछ इस तरीके से, जहाँ पे जो ये था मेरे पास इसको हमने कहा था इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो हुआ क्या था वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास मान लो ये पॉइंट जो मेरा है ये Cl मॉलिक्यूल है और ये जो पॉइंट है मेरा वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है।
तो पहले जो मेरा हाइड्रोजन था वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे प्रेजेंट था, फिर हमने उसको थोड़ा सा कंप्रेस किया। मान लीजिए हाइड्रोजन को हमने यहाँ तक कंप्रेस किया, तो उस पर जो एक रिपल्सिव फोर्स लगा उसकी वजह से वो यहाँ तक मूव कर गया, फिर से वो यहाँ आया, फिर से मूव कर गया, फिर इस तरीके से वो अपने पहले एनर्जी लेवल पे वाइब्रेशंस परफॉर्म करने लगा। अगर हमने उसको थोड़ी सी और एनर्जी दी तो उसमें थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी वो यहाँ तक आ गया। जब उस पर फिर से रिपल्सन लगा तो थोड़ा और दूर तक वाइब्रेट करने लगा। इसी तरह जगह जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाते जाते थे उसमें एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन जो था हमारे पास वो इंक्रीज करता जाता था। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। तो हमारे पास अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास एनर्जी लेवल ये होगा V इक्वल टू 0, ये होगा हमारे पास V इक्वल टू 1, एक मेरे पास ये होगा V इक्वल टू 2 और एक मेरे पास ये होगा V इक्वल टू 3। और ये जो मेरे पास डिस्टेंस थी इसको हमने कहा था इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। सो ये ग्राफ हमारे पास निकल के आया है जो हमें डिफाइन करता है कि जो हमारा एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कौन से होते हैं। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि जब मेरा मॉलिक्यूल उसमें V की वैल्यू 0 होगी, यानी कि अगर मैं V की वैल्यू 0 भी कर दूँ तो भी जो मेरा मॉलिक्यूल होगा वो वाइब्रेशन स्टॉप नहीं करेगा, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी। इसी को हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। यानी कि आप कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन है उसे स्टॉप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मेरे थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ भी यही कहता है कि आप एक किसी मॉलिक्यूल को अगर लेके जाते हैं एब्सोल्यूट 0 तक भी तो उसमें जो एंट्रोपी होगी वो कभी भी 0 नहीं होगी, यानी कि रैंडमनेस उसमें 0 नहीं होगी, क्योंकि वो मॉलिक्यूल हमेशा ही वाइब्रेट करता रहेगा। यानी कि आप किसी भी मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन से नहीं रोक सकते। अगर उसके V का वैल्यू यानी उसका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 है या फिर हम कहें वो अपनी ग्राउंड स्टेट में भी है तो भी उस मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशंस होंगे वो होते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।